तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंशिएंट एंड मिडिवल, जो एमए आपके सामने, एमए का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। ये एक प्रकार की मास्टर क्लास होने वाली है। मास्टर क्लास क्या होती है? जिसके अंदर आपको सारा सिलेबस का रिवीजन देखने को मिल जाता है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके आपको फ्री में सारे पीडीएफ वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और कोने में आपको व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करने के बाद में अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन पहले वाले प्रश्न से। यूनानी राजनीतिक विचारधाराओं की विशेषताएं प्लेटो व अरस्तु का मूल्यांकन कीजिए। मतलब यूनान में किस प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं चलती थी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। और प्लेटो और अरस्तु की विचारधाराओं का भी आपको मूल्यांकन करना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। यूनानी विचारधाराओं की विशेषताएं। यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र नगर व राज्य था। उनकी मुख्य विशेषता यह थी कि वे राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं मानते थे। मतलब यूनान आपको पता भाई एक प्रकार से एक अलग, जैसे अपनी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, है ना, ऐसे एक मेसोपोटामिया जो सभ्यता हुआ करती थी आपके सामने इराक में, सिंधु घाटी सभ्यता आपको देखने को मिलती थी हमारे भारत के अंदर, ऐसे ही यूनानी सभ्यताएं हुआ करती थी। और वो सभ्यताएं आपके सामने देखने को मिलती थी, जो मिस्र देश है वहां पर आपके सामने वो सभ्यता देखने को मिलती थी। तो वहां पर जो विचारधारक थे, जिन्होंने राजनीतिक या धार्मिक विचारधाराएं दी, वो किस से संबंधित थी? आपके सामने नगर राज्य से संबंधित थी। मतलब कोई भी नगर होता है, राज्य में लोग किस प्रकार से रहते हैं, उससे संबंधित थी। उनकी मुख्य विशेषता यह थी कि राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं मानते थे। मतलब वो क्या राजनीति और नैतिकता को एक मानते थे आपके सामने। यूनान में जितने भी लोग होते थे वो क्या करते थे आपके सामने, राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं मानते थे। मतलब राजनीति, धर्म और आपके सामने जो लोगों का व्यवहार है वो सब का सब आपके सामने कैसा होता है, एक जैसा चीज होता है। मतलब लोगों की जो धार्मिक विचारधारा है, लोगों की आपके सामने रहन सहन, खान पीन, जो भी चीजें नैतिकता है वो राजनीति से जुड़ी हुई है। और उनकी किससे संबंधित होती थी? नगर राज्य। मतलब राजनीति को नगर चलाने के लिए वो राजनीति को रखते थे। क्यों भाई? पहले वाले राजाओं को अपने राज्य से मतलब होता था, राजनीति नगर से जुड़ी होती थी। उनके लिए राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उत्तम जीवन प्रदान करना है। मतलब जो जितने भी आपके सामने यूनान के विचारधारक थे, उनका क्या मानना था, राज्य एक प्रकार की कैसी संस्था है? प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था भाई? आपके सामने प्राकृतिक संस्था, मतलब प्रकृति की देन है भाई। एक प्रकार से प्रकृति की देन मतलब हमेशा यह रहेगी आपके सामने, ईश्वर की देन है, प्रकृति की देन है। और राज्य का क्या काम होता है? कोई भी नागरिक है उसको सबसे अच्छा जीवन प्रदान किया जाए। कैसा जीवन प्रदान किया जाए भाई? सबसे अच्छा और उत्तम प्रकार का जीवन प्रदान किया जाए। उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नागरिकता और कानून के शासन पे बल दिया। आपके सामने क्या किया भाई? आपके सामने उन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र पे बल दिया, नागरिकता और कानून के शासन पे बल दिया। मतलब उन्होंने क्या दिया? डायरेक्ट लोकतंत्र, डायरेक्ट आपके सामने डेमोक्रेसी पर बल दिया कि जनता है उसको अपने राजा चुनने का हक मिलना चाहिए। लोगों की नागरिकता, जो जिस राज्य में लोग रहते हैं उनको नागरिकता होनी चाहिए। और लोगों को अन्याय है वो किसके आधार पे मिलना चाहिए भाई? कानून के आधार पे मिलना चाहिए। सभी लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे राजा उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए और आम जनता उसके लिए भी यही कानून होना चाहिए। यूनानी विचारक मनुष्य को एक राजनीतिक प्रणाली मानते थे। मतलब आपके सामने जो यूनान के जितने भी लोग थे वो मनुष्य को क्या मानते थे? एक राजनीतिक प्राणी मानते थे। मतलब हर व्यक्ति है होता है उसके अंदर राजनीति से वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है, जो केवल राज्य के भीतर एक पूर्ण विकास करता है। क्या करता है आपके सामने? कोई भी व्यक्ति एक राज्य के अंदर पूर्ण का पूर्ण विकास करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो राजनीति से जुड़ा रहता है। राज्य पर जो प्रभाव पड़ता है, राज्य की जो नीतियां होती है, कोई नियम बनाई जाती है, उसी को जनता का कल्याण होता है। भाई आपके सामने भारत की सरकार है, अब भारत सरकार कोई भी नियम बनाएगी तो उसका क्या आप पर इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो यही चीज आपके सामने क्या मानते थे? यूनान के लोग मानते थे हर व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी होता है और भीतर के अंदर जितने भी जो कानून वगैरह लागू होंगे उसका डायरेक्ट उन पर प्रभाव पड़ता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, प्लेटो और अरस्तु का मूल्यांकन। प्लेटो और अरस्तु ने क्या मूल्यांकन किया?
प्लेटो का सिद्धांत था आदर्शवाद। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए एक काल्पनिक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। मतलब प्लेटो ने क्या किया भाई, आपके सामने न्याय, जनता के हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, है ना। और इस प्लेटो ने क्या बताया, प्लेटो ने एक इस प्रकार के एक राज्य के बारे में विचारधारा रखी कि एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जाए जहां सभी लोग जीवन में खुश हो, उनके पास हर सुख सुविधाएं हैं, हर चीज है, हर व्यक्ति वो खुश है। आपके सामने इस प्रकार के राज्य की उन्होंने क्या रखी भाई, रूपरेखा रखी। उन्होंने दार्शनिक राजा के शासन, साम्यवाद और प्रकृति जो संपत्ति और परिवार के त्याग का समर्थन किया। मतलब उन्होंने क्या किया, दार्शनिक राजा के शासन और साम्यवाद, मतलब राजा है ना, राजा उसको कैसा बताया, राजा को ऐसा बताया आपके सामने कि जो किसकी देन है, ईश्वर की देन है। प्लेटो ने क्या बताया, राजा वो ईश्वर की देन है, उसको धर्म से चलना चाहिए, न्याय से जीवन जीना चाहिए और अपने परिवार और घर से की चीजों को त्याग कर अपने जो खुद का जीवन को, निजी जीवन है, निजी हित है, उन सब को त्याग कर अपना जो जनता है उसकी भलाई के लिए उसको काम करना चाहिए। प्लेटो का दृष्टिकोण कल्पनाशील और सत्तावादी था। वो क्या मानते थे, प्लेटो का ये मानना था कि आपके सामने जो राज्य होता है, जो किनका, आपके सामने जो आम जनता होती है उसका राज्य कैसा होना चाहिए, एक कल्पनाशील और एक सत्तावादी, मतलब इस प्रकार का राज्य होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए जहां पर सभी लोग खुश हैं। अरस्तु का यथार्थवाद। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु क्या कहा जाता है भाई, राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगर ये लाइन लिखोगे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे भाई। उनको क्या माना जाता था, राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता था। उन्होंने 158 संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था, अलग अलग प्रकार के जो संविधान होते थे उनका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। सारे के सारे जो आसपास के राज्य हुआ करते थे उनका उन्होंने अध्ययन किया था। प्लेटो के अति आदर्शवाद को त्याग कर उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया। मतलब प्लेटो किस प्रकार की बात करते थे कि भाई राजा को एकदम तगड़ा, मतलब ऐसा इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए, एक आदर्श राज्य बनाना चाहिए जहां सभी लोग खुश रहे, न्याय मिले सभी को। राजा है उसको अपना निजी जीवन त्याग कर किस चीज को ध्यान रखना चाहिए, प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने क्या किया, आपके सामने मध्य मार्ग अपनाया। मतलब राजा को भाई क्या हो सकता है, थोड़ी थोड़ी कूटनीति को भी अपनाया जा सकता है। अरस्तु ने कानून को सर्वोच्चता और व्यवहारिक शासन को पॉलिटी पर बल दिया। मतलब अरस्तु ने किस चीज पर जोर दिया भाई, कानून की सत्ता वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अरस्तु ने क्या माना, कानून की सत्ता वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप से लोगों को आगे बढ़ाने पर इन्होंने जोर दिया। निष्कर्ष की बात करें, जहां प्लेटो ने यह क्या होना चाहिए इस चीज पर ध्यान दिया, वही अरस्तु ने क्या है और क्या संभव है इस पर जोर देकर राजनीति को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। मतलब प्लेटो ने क्या होना चाहिए इस चीज पर ध्यान दिया, मतलब किस प्रकार का राज्य होना चाहिए इस चीज पर ध्यान दिया। और अरस्तु ने क्या कहा भाई, किस प्रकार का राज्य संभव है, हम बना सकते हैं, इस पर इन्होंने जोर दिया। 2 नंबर प्रश्न की बात करें, प्लेटो के आदर्श राज्य, दार्शनिक राजा व शिक्षा संबंधित विचार। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की विचारधारा, एक दार्शनिक राज्य क्या होता है और शिक्षा से संबंधित क्या विचार थे, 2 नंबर प्रश्न की तरफ आपके सामने पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे आगे बढ़े इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना और कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे और कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने की मन में हो तो तुरंत खरीद लो। फ्लिपकार्ट मंत्रा से सबसे ज्यादा चल रहा है इस समय डिस्काउंट। आदर्श राज्य की संकल्पना। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य वह है जहां पर अन्याय व्याप्त हो। मतलब प्लेटो ने क्या बताया, एक आदर्श राज्य कौन सा होता है, जहां पर किस प्रकार का राज्य होता है भाई, न्याय, हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, वही राज्य कैसा होता है, आदर्श राज्य होता है। न्याय का अर्थ है समाज के 3 वर्ग, दार्शनिक, शासक, सैनिक और उत्पादन अपने अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार काम करें। मतलब प्लेटो ने क्या किया, समाज को 3 भागों में बांट दिया। पहला क्या, शासन करने वाले व्यक्ति या धर्म के अनुसार, या दार्शनिक व्यक्ति भाई जो मौलवी हो गया, मुस्लिम धर्म में चर्च में आपके सामने पादरी हो गया, हिंदू धर्म में जो पंडित वगैरह होते हैं वो और राजा, शासक। अगले वाला क्या, सैनिक, जो सैनिक आपके सामने जो राज्य की रक्षा करते हैं वो दूसरा वर्ग, और तीसरा उत्पादन, व्यापारी वर्ग। अगर ये तीनों के तीनों लोग हैं, अपना अपना काम अपने हिसाब से करे, जो उनका काम है वो इस काम करें और दूसरे के काम में क्या नहीं करें, दखल अंदाजी नहीं करें, तो राज्य है वो कैसा चलेगा, न्याय के हिसाब से चलेगा। अगर वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, ये राजा के विवेक, साहस व संयम के संतुलन पर टिका है। मतलब अगर सभी लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके सामने राज्य है, जो कोई भी राज्य होता है वो क्या हो जाएगा, आपके सामने बहुत संयम से चलेगा और आपके सामने बहुत प्रगति करेगा भाई।
दार्शनिक राजा का क्या सिद्धांत था? प्लेटोन का प्रसिद्ध कथन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेगा दुनिया की बुराइयां खत्म नहीं होगी। मतलब प्लेटो का साफ साफ कहना था, इस दुनिया में जब तक कोई भी राजा दार्शनिक राजा नहीं बनेगा, मतलब इस दुनिया में जितने भी राजा हैं अगर वो दार्शनिक नहीं होंगे, आपके सामने कोई राजा दार्शनिक नहीं बनेगा, तब तक इस दुनिया की बुराइयां कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दार्शनिक राजा मतलब जो धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, वही व्यक्ति अगर राजा बनेगा तो सबसे ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। दार्शनिक राजा वह होता है जिसको विवेक से शासन हो, कंचन और कामिनी, संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त हो। मतलब उन्होंने राजा को कैसे बताया, राजा धार्मिक होना चाहिए और अपने खुद की संपत्ति, धन दौलत और परिवार का उसको ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए, ताकि वह निस्वार्थ भाव से लोक हित का निर्णय ले सके। मतलब ताकि वो क्या कर सके, अगर राजा की इस प्रकार की विचारधारा होगी तो वो क्या करेगा, जनता की भलाई के लिए निर्णय लेगा, उसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहेगा। उसके ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि उसका विवेक ही कानून है। मतलब कोई भी राजा है ना, उसके ऊपर आपके सामने कानून का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्वच्छंद होना चाहिए, अपने हिसाब से जो उसके मन में आए उस हिसाब से आपके सामने फैसले ले, उस पर कानून का ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए, उसके जैसे मन में आए उस प्रकार का फैसला ले सके। तो दो बातें आपको समझ में आई उन प्लेटो के अनुसार, राजा कैसा होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, अगर धार्मिक राजा होगा तभी आपके सामने राज्य अच्छे से चलेगा। दूसरा क्या आपके सामने, वो अपने घर गृहस्थी, आपके सामने जो संपत्ति है उससे उसका मोह नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ आपके सामने वो स्वच्छंद होना चाहिए अपने फैसले लेने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति के दबाव में फैसले ले रहा है तो वो कभी भी स्वतंत्र फैसले नहीं ले पाएगा, कभी भी न्याय नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का राजा आपको आपका क्या कर सकता है, कभी भी अच्छा राजा नहीं बन सकता। राजा वही अच्छा होता है आपके सामने जो विवेक से दूर हटकर अपने फैसले लेता है। शिक्षा संबंधित विचार, प्लेटो ने शिक्षा को मानसिक रोग का मानसिक उपचार बताया। मतलब प्लेटो ने क्या कहा, अगर इस दुनिया में अगर कोई हर व्यक्ति को अगर राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हो तो किस तरीके से बनेगा भाई, आपके सामने शिक्षा के माध्यम से कोई भी वर्ग हो कैसा बनता है, आपके सामने शिक्षित बनता है, और उसी से राज्य का आपके सामने क्या होता है, विकास होता है। अब प्लेटो के अनुसार तीन विचारधाराएं थी। पहली थी प्राथमिक शिक्षा, 7 साल से 20 साल के बीच में कोई भी इंसान को प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए, जिसमें वो संगीत, आत्मा के लिए और व्यायाम, दो चीज सीखे। मतलब 7 साल से लेकर 20 साल तक का व्यक्ति संगीत और व्यायाम पर जोर दे। उच्च शिक्षा 20 से 35 साल तक, इस व्यक्ति में इंसान का दिमाग भाई आपके सामने अच्छा हो जाता है, तो गणित, तर्क व द्वंद्ववाद की शिक्षा दी जाती थी। मतलब क्या बोलते थे भाई, आपके सामने इस उम्र में व्यक्ति को क्या सीखना चाहिए, गणित, तर्क करना व द्वंद्ववाद है वो सीखना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इंसान का दिमाग है ना, इस उम्र में कैसा हो जाता है, सोचने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब 5 साल के बच्चे को आप गणित सिखाना शुरू कर दोगे, बहुत मुश्किल से सीख पाएगा, है ना, साइन कोस के फॉर्मूले। और वही आज के समय भाई आपके सामने तो 10-12 साल के बच्चों के आज कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, लेकिन उस समय इतने ये सब चीजें विकसित नहीं थी पढ़ाई, तो उस समय 20 से 35 साल के व्यक्ति को उन्होंने ये बताया कि आपको गणित व तर्क सीखना चाहिए। व्यवहारिक परीक्षण, 35 से 50 साल तक के आयु के व्यक्ति को जीवन के अनुभव से गुजरना पड़ता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो 35 से 50 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति, उसको जीवन के अलग अलग अनुभवों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो दार्शनिक राजा बनने योग्य होता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति की उम्र 35 से 50 साल के बीच की है, तब उसको जीवन में सारे अनुभव हो जाते हैं, और फिर उसको कैसा होना चाहिए भाई, आपके सामने दार्शनिक व्यक्ति बन जाना चाहिए। समझ में आ गया, कैसा लगा पर्सन? अभी तक वीडियो जोर से बताना, कमेंट जरूर से करना, आपको कैसे लग रही है क्लास, एक बार कमेंट जरूर से करके बताना, और लाइक जरूर से कर देना भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। अरस्तु का राज्य सिद्धांत संपत्ति, दासता व संविधानों के वर्गीकरण के बारे में बताइए। मतलब जो देखो जो अरस्तु उसका सप्तांग सिद्धांत है ना, सप्तांग सिद्धांत सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लेना भाई, देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया? तो अरस्तु के राज्य से संबंधित क्या विचारधाराएं थी, संपत्ति और दासता से और संविधान से संबंधित क्या विचारधारा थी, इसके ऊपर विस्तार से पढ़ेंगे अपन। पहला सिद्धांत है राज्य का सिद्धांत। अरस्तु ने राज्य, परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसमें उद्देश्य एक पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु ने क्या माना, कोई भी राज्य होता है ना, वो परिवार व गांवों का एक इस प्रकार का संघ होता है, मतलब एक संगठन होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, आपके सामने एक पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना। मतलब कोई भी राज्य होता है उसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, आपके सामने गांव रहते हैं, गांव में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, और उनको ऐसा जीवन देना चाहिए जो सभी लोग क्या रह सकें, खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके।
उनका मानना था राज्य एक प्रकृति व जैविक संस्था है। आपके सामने उनका क्या मानना था? आपके सामने राज्य कैसी? आपके सामने एक प्राकृतिक व जैविक संस्था है जहां पर एक व्यक्ति से पहले मतलब व्यक्ति परिवार से पहले प्राथमिकता में आता है। मतलब परिवार से पहले किसको प्राथमिकता देनी है? व्यक्ति को। मतलब इनके अनुसार हर व्यक्ति का राज्य के निर्माण में महत्व है। हर व्यक्ति को आपके सामने क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है निजी संपत्ति और दासता। संपत्ति की बात करें, अरस्तु ने प्लेटो के जो संपत्ति के साम्यवाद का विरोध किया था आपके सामने। मतलब जो अरस्तु ने क्या किया था? जो प्लेटो के संपत्ति का जो साम्यवाद का विरोध था, उन्होंने कहा निजी संपत्ति मनुष्य के कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्लेटो ने कहा था कि भाई इंसान के पास ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के पास अगर ज्यादा संपत्ति होगा तो वो क्या करेगा? आपके सामने वो जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अरस्तु ने इससे उलट कहा भाई, उन्होंने क्या कहा? इंसान के पास निजी संपत्ति, खुद की संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि इंसान इससे क्या प्रेरित होता है और ज्यादा से ज्यादा काम करने पर जोर देता है। दासता, अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक और अनुपयोगी माना है। मतलब अरस्तु के अनुसार कोई भी व्यक्ति को अगर दास बनाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दासता कोई भी समाज के लिए अच्छी चीज है, प्राकृतिक रूप से है और उपयोगी भी है। उनका तर्क था कि कुछ लोग जन्म से आज्ञा देने और आज्ञा मानने के लिए पैदा होते हैं। मतलब आपके सामने अरस्तु ने क्या कहा? कुछ लोग जन्म से ही राजा पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से प्रजा पैदा होते हैं। सीधी सीधी बात है। मतलब इनके अनुसार कुछ लोग जन्म से ही गुलाम पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही आपके सामने मालिक पैदा होते हैं। इनका यह मानना था। दास स्वामी के एक सजीव उपकरण है। मतलब कोई भी दास, कोई भी व्यक्ति होता है ना, वो स्वामी जो उसका मालिक होता है उसके लिए क्या एक उपकरण के रूप में काम करता है। जो आपके सामने मालिक जो कहेगा वही उसका दास काम करेगा। जो स्वामी के बौद्धिक कार्यों के लिए आवश्यकता प्रदान करता है। मतलब जो आपके सामने जो दास व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? आपके सामने भाई उसको दिमाग का प्रयोग करके अपने राज्य को, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी बुद्धि को टाइम देने के लिए किसको बनाएगा? भी आपके सामने दास लोगों का होना जरूरी है। संविधान का वर्गीकरण, अरस्तु ने शासन को दो आधारों पर वर्गीकृत किया। मतलब अरस्तु ने क्या किया? जो जनता का शासन उसको दो भागों में वर्गीकृत किया। शासकों की संख्या और शासन का उद्देश्य। मतलब कैसे किया भाई? आपके सामने अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने शासकों की संख्या बताई। क्या क्या बताई? पहला था राजतंत्र, मोनार्की। एक अच्छा शासन है, इसका विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। मतलब राजा का जो शासन है वो अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या बताया आपके सामने? राजा का जो शासन है वो कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन जो तानाशाही का रूप होता है ना, जो राजा का, राजतंत्र का, वो आपके सामने उनके अनुसार अच्छा नहीं था। कुलीन तंत्र, कुछ योग्य लोगों का शासन, इसका विकृत व अच्छा। मतलब इन्होंने क्या बताया? कुलीन तंत्र क्या होता है? कुछ योग्य लोग आपके सामने राज्य को चलाएं, उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने कुलीन तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसका आपके सामने विकट रूप क्या होता है भाई? गुट तंत्र इसका विकट रूप होता है। अगला पॉलिटी, मध्यम वर्ग का शासन, अरस्तु ने इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक शासन मानते हुए इसका विकृत रूप भीड़ तंत्र बताया। मतलब अरस्तु ने क्या माना? अरस्तु के अनुसार जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं मानते थे अरस्तु। समझ में आ गया? तो कैसे लग रहे हैं अभी तक आपके सामने क्लास? एक बार कमेंट जरूर कर दो भाई सारे सारे विद्यार्थी। साथ के साथ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो जरूर से खरीद लेना। फ्लिपकार्ट व मिंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है। चलिए, पोस्ट अरस्तु यूनानी चिंतक और रोमन विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा। मतलब क्या हुआ भाई आपके सामने? जब अरस्तु की मृत्यु हो गई उसके बाद में यूनान के लोगों की क्या विचारधारा थी, रोमन के लोगों की क्या राजनीतिक विचारधारा थी, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे भाई अपन। पोस्ट अरस्तु राजनीतिक यूनानी विचिंतन, अरस्तु के बाद यूनानी नगर राज्यों का पतन हुआ और विशाल साम्राज्य का उदय हुआ। मतलब अरस्तु की मृत्यु के बाद में क्या, जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे ना, वो खत्म होना शुरू हो गए बाद, और उसके बाद में जो बड़े बड़े विशाल जो साम्राज्य हुआ करते थे उनका उदय होना शुरू हो गया। बड़े बड़े जो साम्राज्य उनका निर्माण होना शुरू हो गया। इस काल में दो मुख्य विचारधाराएं थी। मतलब इस समय किस प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिली भाई? दो अलग अलग प्रकार की नई विचारधाराएं देखने को मिली। कौन सी थी? पहली थी एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन थी क्या थी आपके सामने? इसमें व्यक्तिवाद व भौतिक सुख को बल दिया। एपिक्यूरियन क्या थी भाई? व्यक्ति को जीवन में हमेशा सुख सुविधाओं पे रहना चाहिए। आज का जीवन जैसा ना कि भाई आपने आज के समय अपन क्या सोचते हैं भाई, अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी धन दौलत हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा पार्टनर हो, अच्छी चीजें हो, अच्छा जीवन हो, सुख मिले, चीजों में सुख ढूंढता है व्यक्ति, भौतिक चीजों में सुख ढूंढता है, उसको क्या कहा जाता है? एपिक्यूरियन के नाम से जाना जाता है। उनके लिए राज्य एक कृत्रिम संस्था थी।
आपके सामने उन्होंने क्या माना कि जो राज्य होता है वो कैसा होता है, आपके सामने एक प्रकार का कृत्रिम कृत्रिम संस्था होती है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को सुरक्षा देनी थी। तो एपिक्यूरियम को मानने वाले लोगों को भौतिक सुख में ज्यादा जोर देते थे। राज्य को क्या मानते थे कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई संस्था है और इसका काम क्या भाई, जनता है जो प्रजा, उसको सुख प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। किसका काम आपके सामने भाई, राज्य का काम है। पहली विचारधारा आपको समझ में आ गई ना, एपिक्यूरियम वाली। अगली वाली है स्टोकोवाइड, स्टोइकिज्म। ये सबसे प्रभावशाली विचारधारा थी भाई, स्कॉटिज्म है वो सबसे प्रभावशाली विचारधारा थी। इन्होंने प्राकृतिक कानूनों और विश्व बंधुत्व की बात की। इन्होंने किसकी बात की, जो समाज होता है इसमें प्राकृतिक रूप से लोगों के द्वारा बनाए गए जो कानून है इस पर जोर देना चाहिए, और विश्व को, पूरी दुनिया है और सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, उस पर इन्होंने जोर दिया। स्टोइकों का मानना था कि सभी मनुष्य समान है। मतलब जो स्टोइक लोग होते थे उनका यही मानना था कि सभी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, समान होते हैं, एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वरीय तर्क का हिस्सा होते हैं, और सभी लोग कैसे होते हैं आपके सामने, एक ही ईश्वर का हिस्सा होते हैं। मतलब इनका ये मानना था सारी दुनिया के लोग समान है, सभी मनुष्य समान है और सभी का क्या है, एक ही ईश्वर होता है। समझ में आ गया? फिर से समझाऊं, एपिक्यूरियम को मानने वाले लोग ज्यादातर भौतिक सुख पर ज्यादा जोर देते थे। स्टोइकिज्म को मानने वाले लोग भौतिक सुख पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। वो क्या मानते थे, सभी लोग समान है, प्राकृतिक रूप से चीजों को मानना चाहिए। चलिए भाई, रोमन राजनीतिक विचारधारा। रोमनों ने यूनानी दर्शन को और व्यवहारिक को कानूनिक रूप से दिया। मतलब रोमन लोग होते थे, इन्होंने क्या, जो यूनानी लोगों के द्वारा जो दार्शनिक विचारधारा दी गई राजनीति के ऊपर, धर्म के ऊपर, उसको क्या दिया, एक व्यवहारिक रूप और कानूनी रूप जामा पहनाने का काम किया। क्या किया, उसको कानूनी रूप से बनाया और आपके सामने व्यवहारिक रूप से बनाने का काम किया। अब कैसे कैसे इन्होंने चीजों को बनाया। पहला था विधि शास्त्र। रोम का सबसे बड़ा योगदान कानून का विकास है। जो रोम सभ्यता हुआ करती थी, इन्होंने क्या किया, कानून का निर्माण करना शुरू किया। आज आपके सामने कोई व्यक्ति चोरी कर लेता, पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, क्यों, कानून बनाए गए हैं। चोरी नहीं करनी है, आपके सामने भ्रष्टाचार नहीं करना है, नियम से चलना, ये सब क्या कानून है। और ये कानून सबसे पहले कहां पर बनाए गए, रोम साम्राज्य में बनाए गए। उन्होंने नागरिक कानून, ज्यूस सिविक और विश्व जननीय कानून, ज्यूस जेनेटिज्म को संहिताबद्ध किया। मतलब आपके सामने नागरिकों के कानून, लोगों को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, नीति नियमों से किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, सब चीजों पर आपके सामने जो रोम के लोग हैं उन्होंने क्या किया, आपके सामने भाई सारी चीजों को नियमों से बांधना शुरू किया। साथ के साथ विषय जनिक जननीय कानून, ज्यूस जेनेटिज्म के सहित भी आपके सामने इन्होंने कानून बनाए। लोकप्रिय संप्रभुता। रोमनों का मानना था कि सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। रोमनों का क्या मानना था, आपके सामने जो सत्ता का अंतिम स्रोत क्या होते हैं भाई, आपके सामने जनता होती है, जिसे राजा केवल योग्य, जिसे क्या करता है आपके सामने, राजा केवल क्या करता है आपके सामने, प्रयोग करता है। प्राकृतिक कुशलता। रोम एक विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए उत्कर्ष नौकरशाही और केंद्र कर्त शासन प्रणाली विकसित की। मतलब रोम साम्राज्य ने क्या किया, एक बहुत बड़ा राज्य चलाने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्माण करना शुरू किया। भाई आपके सामने एक राजा होगा और वही सारे क्या करेगा, पूरे साम्राज्य को संभालेगा। सिरसो इस काल के सबसे प्रमुख विचारक थे। कौन थे, सिसरो। आपके सामने ये जो काल हुआ करता था रोमन काल, उसके सबसे प्रसिद्ध आपके सामने विचारधारक हुआ करते थे। समझ में आ गया आपको? कैसे लग रहे हैं अभी तक के प्रश्न मुझे जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। मध्यकालीन राजनीतिक विचारधारा एवं द्वितलवार जो सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ी। तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको अच्छे से कर लेना, ये प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। क्या होती थी मध्यकालीन विचारधारा की विशेषताएं। मध्यकाल 5 से लेकर 15वीं शताब्दी को आस्था का युग माना गया है। 5 से लेकर 15वीं शताब्दी को कैसा युग माना गया भाई, आस्था का युग। आस्था का युग मतलब सारी की सारी जनता है वो ईश्वर पर भरोसा करती थी, ईश्वर का जो युग है वो माना गया है। इस समय राजनीतिक शास्त्र धर्म शास्त्र का एक शाखा बन गया था। मतलब राजनीति शास्त्र कैसा होता था, आपके सामने जो लोग हैं, जो जनता है, आपके सामने धर्म के हिसाब से पूरे के पूरे जो नियम कायदों से शासन को चलाने का काम करती थी। प्रमुख विशेषताएं थी चर्च की सर्वोच्चता। जो चर्च हुआ करता था आपके सामने, चर्च में जो लोगों ने कह दिया वही सर्वसिद्ध था। सामंतवाद, सार्वभौमिकता की भावना और अलौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देना। मतलब
चर्च को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। सामंतवाद और भौतिकवाद की भावना को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। मतलब चर्च को सबसे ज्यादा महत्व, और आपके सामने सभी लोगों को समान रहना चाहिए, इस चीज पर आपके सामने बल दिया जाता था तथा ईश्वर की भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो, इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। राज्य को चर्च के अधीन एक सहायक संस्था माना गया था। अब राज्य क्या हो गए थे आपके सामने, राजा के जो राजा है ना, राजा के हाथों से निकलकर धीरे धीरे आपके सामने धर्म की तरफ बढ़ रहे थे, और धर्म में भी जो चर्च होता है उसका बहुत बड़ा योगदान था। समझ में आ गया? मतलब अब धीरे धीरे राज्य है वो धार्मिक संस्थाएं जैसे चर्च वगैरह के नीचे आने लग गए थे। द्वितलवार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टू स्वर्ड्स, के आपके सामने यह सिद्धांत मध्यकालीन सत्ता संघर्ष के केंद्र था। इसमें पोप जेलियस प्रथम ने प्रतिपादित किया था। मतलब सत्ता का जो संघर्ष है ना वो किस तरीके से काम करता है, इसके ऊपर यह सिद्धांत था। और पोप कौन थे? जेलियस ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था। सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार ईश्वर ने संसार के प्रबंधन के लिए दो शक्तियां तलवारें प्रदान की। मतलब ईश्वर ने क्या किया? संसार को चलाने के लिए दो प्रकार की तलवारें इंसान को दी हैं। पहली क्या है? एक आध्यात्मिक, जो चर्च वो पोप के पास होती है। दूसरी क्या है? अलौकिक, आपके सामने सम्राट के पास रहती है। मतलब भाई सीधी सीधी बात है, खुद के धर्म के प्रचार के लिए क्या कहते थे कि भाई राज्य को चलाने की दो संस्थाएं हैं, एक तो चर्च और दूसरी कौन सी? आपके सामने राजा। तो अपनी बात को आपके सामने अच्छा लगे सभी को सुनने में, सभी लोग उनकी बात माने, तो इन्होंने क्या कहा कि दो तलवार है भाई, राजा ने दो तलवार, मतलब ईश्वर ने दो तलवार दे रखी है। एक तलवार किसके पास है? चर्च का जो पोप होता है उसके पास, धर्म से लोगों को चलाए, और दूसरी कौन है? राजा है, वो कानून से राज्य को चलाए। विवाद, प्रारंभिक दौर में माना गया दोनों स्वतंत्र है, लेकिन बाद में चर्च के समर्थकों ने तर्क दिया कि आध्यात्मिक तलवार लौकिक तलवार से श्रेष्ठ है। भाई जब चर्च आपके सामने कमजोर थे, चर्च के पास कम शक्तियां हुआ करती थी, तब वहां के लोग क्या कहा करते थे आपके सामने कि आपके सामने दोनों की दोनों तलवारें हैं, दोनों की दोनों, जो चर्च और जो राजा है वो दोनों की दोनों अपनी अपनी शक्तियां उनकी अलग अलग हैं, वो दोनों कैसे अपने स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे चर्च मजबूत होने लगे, लोगों का धर्म पे ज्यादा विश्वास होने लग गया, तब क्या कहने लगे चर्च के लोग आपके सामने की आध्यात्मिक की जो तलवार होती है, मतलब चर्च का ज्यादा महत्व है किससे? राजा से, क्योंकि आत्मा का कल्याण शरीर की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण। क्या कहने लगे? इंसान के शरीर के अंदर जो आत्मा होती है उसका सुरक्षा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए। सेंट ऑगस्टिन ने भी ईश्वर के नगर सिटी ऑफ गॉड को संसारिक राज्यों से ऊपर रखा, और सेंट ऑगस्टिन ने क्या बताया? ईश्वर के नगर से जो राज्य का जो संसार होता है वो ऊपर होता। मतलब भाई आपके सामने चर्च है वो सबसे बड़ी संस्था है, ना कि जो अपने जो क्या बोलते हैं इनको, राज्य की सरकार। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट थॉमस इक्विनॉक्स का मध्यकाल के अरस्तु है कौन? सेंट थॉमस इक्विनॉक्स। उनके द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मध्यकाल का अरस्तु क्यों कहा गया? सेंट थॉमस इक्विनॉक्स को उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अरस्तु के तर्कवाद, रीजन व मध्यकालीन में ईसाई धर्म की जो फेथ हुआ करती थी उसके बीच में एक समन्वय स्थापित किया। मतलब इन्होंने क्या किया? अरस्तु ने जो तर्कवाद की बात की गई, समझ में आ गया? अरस्तु ने जो विज्ञान की बात की, तर्क की बात की गई, और ईसाई धर्म में जो उस समय जो आपके सामने मध्यकाल में ज्यादा से ज्यादा धर्म पर ज्यादा जोर चल रहा था, उस धर्म कि जो श्रद्धा लोगों की और जो विज्ञान है, जो तर्क है, उन दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया? बैलेंस करने का काम किया, समन्वय स्थापित करने का काम किया। जिस प्रकार अरस्तु ने यूनानी चिंतन को व्यवस्थित किया तथा इक्विनॉक्स ने ईसाई दर्शन को अरस्तु के वैज्ञानिक ढांचे में डाल दिया। मतलब उन्होंने क्या किया? अरस्तु ने जो यूनानी चिंतक था उसको व्यवस्थित किया, मतलब उनके द्वारा जो विचारधाराएं जो विचारधाराएं दी गई उनको एक जगह इकट्ठा व्यवस्थित रूप से रखा, और इक्विनॉक्स ने ईसाई धर्म को अरस्तु के वैज्ञानिक ढांचे में डाल दिया। मतलब ईसाई धर्म की जो चीजें हुआ करती थी ना, जैसे भाई आपके सामने ईसाई धर्म में जो चीजें थी उनको वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने क्या कर दिया? आपके सामने अरस्तु के तर्कों से समझा दिया लोगों को। समझ में आ गया? जैसे भैया ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को, बड़ को और पीपल को अपने हिंदू धर्म में पूजा जाता है ना? क्यों पूजा जाता है? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। समझ में आ गया ना आपके सामने? गाय को भाई आपके सामने हिंदू धर्म में क्या माना जाता है?
पशु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पहले के समय भैया आपके सामने जिसके पास जितने ज्यादा पशु हुआ करते थे वो उतना ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। और गाय एक ऐसी पशु हुआ करती थी आपके सामने जिसके पास क्या है, हर चीज होती थी। देखो गाय से बछड़ा होता था, उससे क्या हल जोता जाता था, है ना, दूध दही देती थी, इससे लोगों का आपके सामने क्या समाज का विकास होता था। तो इसीलिए सबसे जो गाय है वो एक पवित्र मानी गई। तो यही है, धर्म को राजनीति में जोड़ दिया गया किसके द्वारा? आपके सामने इक्विनॉक्स के द्वारा। राजनीति और सामाजिक दर्शन, राज्य की प्रकृति। अरस्तु की तरह इक्विनॉक्स में मानना कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु की तरह इक्विनॉक्स की क्या मानना था कि जो राज्य है वो कैसी संस्था? भाई आपके सामने प्राकृतिक संस्था है, प्रकृति की द्वारा निर्मित एक प्रकार की संस्था है। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है। मनुष्य कैसा है? आपके सामने सामाजिक प्राणी है। राज्य केवल पापों को रोकने के लिए ही नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए भी आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी राज्य होता है ना, वो पापों को रोकने के लिए नहीं बल्कि समाज का कल्याण करने के लिए भी आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? जो समाज होता है ना, उसका कल्याण करने के लिए भी राज्य की आवश्यकता है। तो सीधा सीधी बात कही इन्होंने, राज्य एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था है और राज्य का निर्माण सिर्फ पाप को रोकने के लिए नहीं बल्कि समाज का कल्याण करने के लिए भी जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है कानून का वर्गीकरण। इक्विनॉक्स ने कानून के 4 स्तरों में विभाजित किया। इक्विनॉक्स ने क्या किया? कानून को अलग अलग प्रकार के 4 वर्गों में विभाजित किया। पहला था शाश्वत कानून, मतलब ईश्वर बुद्धि का विधान, मतलब ईश्वर इंसान की जो बुद्धि होती है ना, उस हिसाब से ईश्वर की जो बुद्धि होती है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति के अंदर भगवान वाली अध्यात्म से चलना चाहिए। अगला क्या? प्राकृतिक कानून। शाश्वत कानून का वो अंश जो मनुष्य के विवेक के समझ में आता है। शाश्वत कानून वो है जो धर्म में लिखे हुए कानून है ना, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, मांस मदिरा वगैरह नहीं पीना चाहिए। जो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, जो धर्म में जो नियम कानून होते हैं ना, उस हिसाब से चलने को क्या कहा जाता है? शाश्वत कानून कहा गया इनके द्वारा। प्राकृतिक कानून क्या? जो मनुष्य को अच्छा लगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छा हो उसको क्या कहा जाता है? शाश्वत कानून। दैवीय कानून, धर्म ग्रंथ जैसे बाइबल वगैरह में जो कानून दिए गए, नियम कायदे दिए गए, उनको दैवीय कानून के रूप में जाना गया। और मानवीय कानून, राज्य द्वारा निर्मित कानून जो प्राकृतिक कानून पर आधारित हुआ करते थे। मतलब कोई भी राज्य के द्वारा जो कानून बने गए जो किस पे हुआ करते थे? आपके सामने प्रकृति के आधारित कानूनों पर निर्मित होते थे। तो ये था आपके सामने आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंशिएंट एंड मिडिवल का मैंने पूरा पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।